नमस्कार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपूर्ण हो चुके हैं। मतगणना में एक दिन का समय सिर्फ बाकी है। दूसरे दिन 8 बजे सुबह से हर सीट की 403 सीटों के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। उससे पहले देर शाम 6:30 बजे के बाद से रात को 9-10 बजे तक कड़ी मशक्कत करके कई कंपनियों ने, कई न्यूज़ चैनल्स ने एक एग्जिट पोल तैयार किया। एग्जिट पोल एक्चुअली होता क्या है? एग्जिट पोल के लिए कई कंपनियां हायर होती हैं, उनके बड़े योग्य, प्रशिक्षित और वरिष्ठ पत्रकार उसमें भाग लेते हैं। वो उस राज्य की सभी सीटों पे जाकर के कुछ चुनिंदा लोगों से बातचीत करते हैं। चुनिंदा लोगों का मतलब ये नहीं है कि कुछ खास किसी संप्रदाय या किसी पॉलिटिकल पार्टी के। चुनिंदा का मतलब होता है एक गिनी हुई एक छोटी सी संख्या। उत्तर प्रदेश में विधानसभाएं 403 विधानसभाएं हैं, जिनमें कुछ विधानसभाओं में 3 लाख मतदाता हैं और कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहां 7 लाख से अधिक मतदाता है। ऐसे में जो एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल लिया जाता है, ओपिनियन पोल जो विधानसभा या किसी भी चुनाव से पहले लिया जाता है और एग्जिट पोल जो मतदान के बाद लिया जाता है, उनमें 250 से 300 लोगों से एक मुलाकात होती है, एक बातचीत होती है। क्या बातचीत होती है, किन मुद्दों पर होती है, वो हर सर्वेयर का अपना एक अलग उनका एक क्राइटेरिया होता है। उसके बाद ये एग्जिट पोल तैयार होता है और जनता के बीच ला करके रख दिया जाता है। एक और सवाल होता है इस एग्जिट पोल के साथ। कई बार बहुत बड़ी एक सर्वे कंपनी है चाणक्य, जिसका बहुत बड़ा नाम है और बहुत प्रतिष्ठित भी है। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अपना एग्जिट पोल कल दिया, आज तक के साथ मिलकर के। एग्जिट पोल के साथ एक चीज आती है वोट शेयरिंग, बहुत बड़ा होता है और कई बार सोशल मीडिया पर या राजनीतिक लोग उस वोट शेयरिंग पर बहुत ही तीखी बहस और तेज नोकझोंक शुरू कर देते हैं। वोट शेयर हुआ, इतना परसेंट हुआ, इतनी सीटें चली जाएंगी। मैं आज आपको एक गणित बताऊंगा। गणित क्या बताऊंगा? मैं आपको बिल्कुल वास्तविकता बताऊंगा कि हुआ क्या है इससे पहले। हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे। सन 1952 में उत्तर प्रदेश का पहला विधानसभा चुनाव हुआ, वहां नहीं जाएंगे। 57 में भी नहीं जाएंगे, 80 में भी नहीं जाएंगे, 89 में भी नहीं जाएंगे। हम राम मंदिर वाले इलेक्शंस में भी नहीं जाएंगे। हम कहां से शुरू करेंगे? हम वहां से शुरू करेंगे जहां से उत्तर प्रदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश बन के रह गया। मेरा मतलब है कि जब उत्तराखंड, उत्तरांचल का बंटवारा हुआ, 2002 का पहला इलेक्शन था जो बिना उत्तराखंड के हुआ। 2002 के विधानसभा चुनाव, इससे पहले सत्तारूढ़ दल के खिलाफ मतदान हुआ। लगभग 53% वोटिंग हुई। उस दौर में, आज से 20 साल पहले, भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया, 53% वोटिंग हुई। समझना है आपको यहां पर एक छोटा सा गणित। वोट शेयरिंग कितने परसेंट कम हो रहा है किस पार्टी को, उससे क्या लाभ होता है, नुकसान? कई बार क्या होता है कि पार्टी के वोटर परसेंटेज तो कम होते हैं, उसका वोट जाता है लेकिन सीटें नहीं जाती। कई बार ऐसा होता है सीटें सारी चली जाती है, वोट परसेंट वही का वही रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास बता रहा है आपको। वोट परसेंट घटना किसी पार्टी की हार तय नहीं करता है। ये हमको बता रहे हैं पिछले 4 इलेक्शंस पे। मैं जाता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना है और थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। 2002 से शुरू करूंगा और 2017 पे लाके खत्म कर दूंगा। 2002 में हुआ क्या कि बीजेपी के पास उस समय 20% वोट बीजेपी को मिला था और बीजेपी का जो वोट परसेंट है वो 12% गिरा। 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंट 12% गिरा। बीजेपी 174 के साथ सबसे बड़ा दल था, उसको 88 सीटों पर आ गई बीजेपी, यानी बीजेपी का बिल्कुल आधा हो गया। वोट परसेंट गिरा उसका 12%, सीटें उसकी आधी हो गई। दिलचस्प क्या है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को 4-4% बढ़ा उनका वोट बैंक और दोनों को 31 और 33 सीटों का फायदा हुआ। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। 110 सीटें थी उस समय समाजवादी पार्टी के पास, समाजवादी पार्टी ने गेन किया, 143 पहुंची। उसके बाद जो दिलचस्प हुआ 2007 का चुनाव, जिस चुनाव के बाद से एग्जिट पोल पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए। हालांकि उसी दौर में एग्जिट पोल शुरू भी हुआ था बड़े ग्राहक पैमाने पर। 2007 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। 2007 के चुनाव में दिलचस्प, आप ध्यान दीजिए, 12% वोट उससे पहले वाले इलेक्शंस में गिरे थे भाजपा के और भाजपा को 86 सीटों का नुकसान हुआ। इस इलेक्शंस में
भाजपा के 3% वोट गिरे और 37 सीटों का नुकसान हुआ। ठीक है, उसके बाद 7% सीटें बढ़ती हैं, 7% वोट बैंक बढ़ता है बीएसपी का, और बीएसपी को सीधे 108 सीटें बीजेपी बसपा की बढ़ जाती है और वो रूलिंग हो जाती है, वो मेजॉरिटी के साथ यूपी में आकर के स्थापित हो जाती है। और दिलचस्प बात यह होती है, सबसे दिलचस्प है 2007 के विधानसभा चुनाव पे जाता हूं, 25.4% मत सन 2002 के इलेक्शंस में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी को मिले थे। उसके पास सीटें थी 143। उसके बाद चुनाव हुए, 4%, 1% का भी वहां पर कोई ना गेन हुआ, ना कोई नुकसान हुआ, ना कोई फायदा हुआ। मुलायम सिंह यादव की पार्टी के पास 25.4% वोट बैंक 2002 में था, 25.4% ही वोट बैंक 2007 में था। इतना दिलचस्प है, ये आप डेटा निकाल करके देख सकते हैं। सबसे बड़ा यही मैं आपको दिखाना और बताना चाहता हूं कि 25.4% थे जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, 25.4% हुए जब बहन जी मुख्यमंत्री थी, लेकिन एक भी वोट इधर उधर नहीं हुआ। लेकिन सीटें 46 चली गई यहां से। समाजवादी पार्टी 46 सीटें हार गई, वोट ना बढ़ा ना वोट घटा, लेकिन 46 सीटें चली गई उसके हाथ से। और बहन जी के 7% वोट बढ़े और वो 108 सीटें उनकी बढ़ गई। आरएलडी दिलचस्प है, 1% वोट बैंक, बहुत बड़ा वोट बैंक उनके पास हुआ नहीं करता था, 3% के वोट बैंक होता था। 1% वोट बैंक गिरा, 4 सीटें उनकी गई। 2012 फिर दिलचस्प हो गया इलेक्शन। आइए चलते हैं 2012 की तरफ। 3% वोट बैंक बढ़ता है एक पार्टी का, समाजवादी पार्टी, वो सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 6 सीटें उसकी गेन होती है। भाजपा का 2% गिर जाता है वोट बैंक, सीटें जाती हैं 4। ध्यान दीजिएगा, 7% बढ़ा बसपा का तो 108 सीटें हाथ में आ गई। 2% गया बीजेपी का, सीटें मात्र 4 गई। मतलब सीटों में बहुत बड़ा फर्क पड़ा नहीं वोट जाने से भाजपा को। बहुजन समाज पार्टी का तो कायाकल्प ही बदल गया। वोट कितना गिरा? 4.5%। वोट परसेंट गिरा 4.5, सीटें हाथ से चली गई 126। दिलचस्प कहां होता है, 4.5% बहन जी का वोट उठा करके शिफ्ट हो गया समाजवादी पार्टी में, इनकी गई 126, अखिलेश जी की बढ़ गई 127। 4% वोट बैंक में 127 सीटें का इधर उधर हो गया और 7% बढ़ा, तब बहन जी को 108 का इजाफा हुआ। यहां 4% भी पूरी की पूरी सरकार उथल पुथल हो गई। ये एंटी इनकम्बेंसी को हिंदी में बोलते हैं सत्ता विरोधी लहर। ठीक है, अब आइए 2017 के चुनाव में आते हैं। मोदी वेव थी, इस बार मोदी लहर थी। योगी जी का नाम था, केशव प्रसाद मौर्य जी भी थे। भारतीय जनता पार्टी को 24% वोट बैंक बढ़ता है। मतलब ये भारत उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी भी पार्टी को पीछे से दूसरे इलेक्शन से इतनी बड़ी गेन कभी नहीं मिली। ये वाकई एक लहर थी, इसको सुनामी भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो 2017 का था। 24.5% वोट बैंक बढ़ा, सीटें गजब की बढ़ी 265, पिछली बार से 265 सीटें बढ़ी 24% में। 7 में 108 बढ़ जाती है किसी का 4% वोट बैंक बढ़ता है तो उसका पूरा का पूरा 125 सीटें मिल जाती हैं। किसी का 24% बढ़ता है तब भी 250। अगर हम आंकड़ा लगाएं इस बात से कि बीजेपी को बहुत बड़ा, एक आंकड़ा लगाते हैं कि जब अखिलेश यादव सत्ता पे आए तो अखिलेश यादव को 4.5% वोट उनको बढ़ गया, पिछली बार से 4.5% वोट बढ़ा और उन्होंने 126 जीत ली। भाजपा का 24% बढ़ा तो 265 मिली। अगर उस हिसाब से गणित लगाते हैं तो 4.5 और 24 के बीच में 5 गुना का मोटा मोटा फर्क है। तो 125 का 5 गुना 12 पंचे 60, 600 सीटें बढ़नी चाहिए। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 600 सीटें बढ़े तब भी कोई दिक्कत नहीं। और बसपा की स्थिति क्या हुई, बसपा को मात्र 3% का लॉस हुआ है। बसपा को बहुत ज्यादा लॉस ना 2007 के बाद 12 में हुआ, ना 12 के बाद 17 में हुआ। 3% उसके वोट बैंक हाथ से गए, सीटें 61 चली गई। मतलब जो बची बचाई उनकी इज्जत थी वो भी पिछले इलेक्शंस में बहुजन समाज पार्टी की चली गई, 61 सीटें उनकी चली गई। अखिलेश बाबू की 8% वोट बैंक गिरा, 8% अखिलेश का वोट बैंक गिरा और 177 सीटें, बहुत बड़ा मार्जिन। सबसे बड़ा एरर है, सबसे बड़ा, जैसे इनकी बहुत बड़ी जीत थी तो सबसे बड़ी हार समाजवादी पार्टी की हुई सत्तारूढ़ की।
8% वोट बैंक जाता है और 177 सीटें चली जाती, मतलब धारोदार चले गए, काम ही खत्म हो गया, नेस्तो नाबूद। आधा % वोट बैंक 1.5 था, 1 बचा, आधा % वोट बैंक जाता है। और तब जयंत जी नेता नहीं हुआ करते थे, अजीत चौधरी नेता हुआ करते थे। अजीत चौधरी जी की पार्टी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, सिर्फ एक विधायक बचता है उनका, पिछले सिलेक्शन में सिर्फ एक विधायक उनका बचता है। वोट परसेंट 1 है यूपी के अंदर, वोट परसेंट में बहुत इजाफा नहीं हुआ, पार्टी खत्म हो गई। तो इससे एक चीज तो बहुत स्पष्ट होती है कि जब त्रिकोणीय चुनाव होता है उसका आकलन अलग होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हर एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल ने यह बोला कि यहां पर तो सीधी लड़ाई है। एक लोग हैं तो बीजेपी के साथ राष्ट्र की बात कर रहे हैं और तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं भैया हमको सत्ता परिवर्तन चाहिए, हम इस सत्ता से उब चुके हैं। वोट परसेंट, जैसे कि कल मैंने बहुत सारे एग्जिट पोल्स और बहुत बड़े बड़े विश्लेषकों को सुना, ध्यान से समझा, तो वोट ऑफ परसेंटेज बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का 7% गिर रहा है। यह कोई हैरत वाली बात नहीं कि 7% गिर रहा है और उनकी सीटें एक भी कम नहीं हो रही। ओपिनियन एग्जिट पोल ने 326 दी है, तो पिछली बार से 1 सीट बढ़ रही है। ये कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है, साक्षी है इतिहास, कि बिना वोट गिरे 70 सीटें चली गई, बिना परसेंटेज वोट गिरे 70 सीटें लोगों की चली गई। और ऐसा भी हुआ कि वोट परसेंट बढ़ा लेकिन सीटें ना बढ़ी। भैया होता क्या है, होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक विधानसभा में 2 लाख वोट पड़े, वहां पर 25,000 वोट लेकर के एक आम आदमी, एक निर्दलीय प्रत्याशी 25,000 वोट लेकर के बैठा हुआ है। ना उसको चाणक्य जानता है, ना उसको एबीपी न्यूज जानता है, ना उसको कोई जानता है, उसको सिर्फ वो जानता है जो वहां रहता है। जैसे कि मैं आप उदाहरण देता हूं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, पिछले इलेक्शन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा पीछे। चायल में भी विधानसभा चुनाव थे, हमारी नजदीकी सीट है। शशि भूषण द्विवेदी वहां पर अपना दल से लड़ रहे थे, इंडिपेंडेंट मान करके चलिए। तो उस समय अपना दल जो है वो इतने बड़े मजबूत पे नहीं था, तो 15,000-17,000 वोट इन्होंने समेट लिए। उसी समय हमारी सिरातू विधानसभा में 2012 में अपना दल से इश्तियाक अहमद लाला लड़ रहे थे, 8,000 वोट उन्होंने समेट लिया। तो होता क्या है कि जो एग्जिट पोल होता है, जो ओपिनियन पोल होता है, इसको सिर्फ सपा, बसपा, कांग्रेस और कभी कभी एक आधी पार्टी जो है वो दिखती है। अपने यहाँ हालात ये रहे हैं कि अगर मैं सिरातू की बात करूं तो हमारे यहाँ तो 1,000 वोट कांग्रेस को मिलते हैं, 2,000 वोट मिल गए, 3,000 वोट मिल गए। वो इत्तेफाक था कि सन 2012 में एक प्रत्याशी आए, बहुत मेहनत की उन्होंने, अच्छे खासे वोट निकाल लिए, उनकी जमानत बच गई। तो ये बहुत अलग चीज है राजनीति। दिल्ली में बैठ करके, नोएडा में बैठ करके, या मुंबई के स्टूडियो में बैठ करके, या फॉर्च्यूनर या इनोवा में बैठ करके कम से कम आप सर्वे तो सही नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्वे गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी नहीं पहुंच रही 300, क्योंकि मैं कौन होता हूं कहने वाला, जनता ने जनादेश दिया। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा मैं, वोट परसेंट गिरेगा तो सीटें गिरेंगी, इसकी गारंटी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास बता रहा है। वोट परसेंट बढ़ेगा, सीटें बढ़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। चूंकि बराबर ने 25.4% वोट बैंक लेकर के मुलायम सिंह यादव थे जब मुख्यमंत्री थे। उसके बाद इलेक्शंस हुए, मुलायम सिंह यादव को 25.4%, मतलब वोट परसेंट 1 इंच कहीं नहीं हिला। जहां बैठे थे धरतीपुत्र वहीं बैठे रहे। 46 सीटें चली गई। पता चला वो जब मतगणना हुई कि भैया आपकी परसेंटेज तो नहीं गया, लेकिन 46 सीटें चली गई। होता क्या है कि कई बार यही सबसे बड़ी गणित, सिर्फ एक गणित है कि आपको यह देखना होता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कितने हैं और सिर्फ उन्होंने नामांकन किया या जमीन उनकी औकात भी है कुछ। आपकी पार्टी से टूट करके कोई व्यक्ति का निर्दलीय लड़ रहा है तो जरूरी नहीं कि उसके पास वोट बैंक हो, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि उसके पास वोट ही ना हो। तो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में ये चीजें कम से कम स्पष्ट नहीं होती है। और एक बात और क्लियर कर देता हूं, वोट परसेंट गिरने से सरकार गिर जाएगी। जैसे बताया जा रहा है कि एक एग्जिट पोल ने बताया कि 13% गिर रहा है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक। तो भैया 7% गिर गया, तब भी सीटें बढ़ गई। अगर सीटें बढ़ दी है, भाई किस्मत में कुर्सी लिखी है तो पूरे की पूरी वोट चले जाने दीजिए, सीट कुर्सी बच जाएगी। क्योंकि कई सीटें ऐसी होती है, 1 सीट पे 2 वोट पे 5 वोट पे, और ऐसा इतिहास रहा है 43 वोट पे, 500 वोट पे, 5,000 वोट पे, 1 लाख वोट। जिसकी पार्टी के प्रत्याशी 1.5 लाख वोट से जीतने वालों की संख्या ज्यादा होगी,
कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी हो, बीजेपी हो या बसपा, उस पार्टी को नुकसान होगा अगर लहर नहीं है तो। देखिए, अगर आपकी पार्टी की लहर है तो आपका विधायक 50,000, 20,000, 40,000, 30,000, 1 लाख से जीत रहा है, वो लहर है। आपको 12% का एज मिलने वाला है वोट में, उसमें कोई बट नहीं है। लेकिन अगर नेक टू नेक कॉन्टेस्ट है और आपके पास 1.5 लाख के जीतने वाले प्रत्याशी 10 है, 20 हैं, तो वोट परसेंट आपका बढ़ाएंगे, सीटें आपको नहीं मिलने वाली। तो इस चीज पर भी अध्ययन करना होता है। और आज क्या है हमारे देश में, राजनीति विश्लेषक वो लोग हैं जो ना किसी को सुनना चाहते हैं ना किसी को समझना चाहते हैं। 350 मैक्सिमम बता रहा हूं, 350 लोगों से एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बात की गई है। नोएडा कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 लाख मतदाता हैं, जहां से आदरणीय राजनाथ सिंह के सुपुत्र जो है विधायक है और 1 लाख प्लस से जीते थे वो। तो अच्छा, अब हम निर्दलीय की जब तरफ जाते हैं, जैसे कि जनता दल लोकतांत्रिक है, काफी सीटों पर उन्होंने 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। रघुराज प्रताप सिंह एक फेस है निश्चित रूप से, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। देश की राजनीति में जाना माना नाम है। सीटें भले उनके पास 2 रही हो, लेकिन उन्हें कारनामे ऐसे किए हैं, सरकारें गिराई, सरकारें बनाई, उनका एक अलग ही वर्चस्व है। लोग जान रहे हैं भाई फेस, एक फिल्मी स्टार से कम नहीं है रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया। अब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का प्रत्याशी 5,000 वोट अगर किसी सीट पे काट रहा है, 5,000 वोट काट रहा है, तो भैया 4% वोट तो जा रहे हैं ना, 2.5% वोट तो जा रहे हैं 2 लाख में। तो वो 2.5% किसके जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। 2.5% जा रहे हैं तो भैया किसके जा रहे हैं, बीएसपी के भी हो सकते हैं, सपा भी हो सकता है रूलिंग के भी हो। तो ऐसी तमाम पार्टियां हैं, लेकिन जैसे अफरुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लमीन है। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लमीन के प्रत्याशी कई सीटों पर है, उनके साथ बाबू सिंह कुशवाहा भी हैं और बावन मेश्राम भी है, दलित नेता है। अब बावन मेश्राम अगर दलित वोट काट रहे हैं तो हो सकता है जो बीएसपी का वोट कटा है वो जाकर के ओवैसी को मिल गया हो, इसकी संभावनाएं बनी हुई हैं अभी जब तक मतगणना नहीं हो जाती है। हो सकता है बाबू सिंह कुशवाहा ने मौर्या वोट काटे हो तो वो बीजेपी और सपा के मौर्या वोटों को काट लिए गए हो सकता है कि ओवैसी ने मुस्लिम वोट काटे हो तो मुस्लिम वोट तो भाई या तो सपा का कटा या तो बसपा का कटा है, बीजेपी का तो कम से कम नहीं कटा है। तो आपका वोट परसेंट बढ़ रहा है, जैसे कि एक एज आ रहा है कि अखिलेश जी का वोट परसेंट बढ़ेगा, तो अखिलेश जी का वोट परसेंट बढ़ेगा, सीट बढ़ेगी, इसकी गारंटी नहीं है। ये इतिहास बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। वोट परसेंट बढ़ेगा तो गारंटी नहीं है, क्योंकि आपके पिताजी का वोट परसेंट ना घटा ना बढ़ा, लेकिन पिताजी की सीटें चली गई 47। ये रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड आप जाकर के कहीं भी चेक कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना था, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 13% भी वोट बैंक बढ़ जाए तो 100 सीटें बढ़ेंगी, इसकी गारंटी नहीं है। और 20% वोट बैंक लेकर के आप 203 सीटें जीत करके मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 20% में मुख्यमंत्री बने हैं लोग इस प्रदेश के अंदर, बहुमत की सरकार 23%, 24% में बन गई है। तो बीजेपी के पास तो 45 है, बीजेपी के पास इतने बड़ी मार्जिन है कि ये 45 देखने के बाद तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि वाकई इनको 390 जीतनी चाहिए। 390 जीत सकते हैं, हैरत की बात नहीं है। एग्जिट पोल क्या है, लेकिन एग्जिट पोल की प्रामाणिकता पर सवाल 2007 और 2002 में उठे थे, और कई बार हम ये देखते हैं कि इनका 7% वोट बैंक है। कौन सा वोट बैंक है वो, कैडर है उनका वोट बैंक, उनके पास से गया है तो किधर गया है। अगर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कटता है और बीजेपी की तरफ नहीं जाता है और वो ओवैसी की तरफ चला जाता है, तो ये सिर्फ समाजवादी पार्टी को आधा नुकसान है। क्योंकि जब आपके अपोजिशन की तरफ वो वोट टर्न डाउन होते हैं, आपसे कटा और आपके विरोधी के पास गया तो आपको दुगने की मार पड़ी, आपसे कटा किसी और को चला गया तो उसका फायदा नहीं, सिर्फ आपका नुकसान है। तो आपका नुकसान राजनीति में बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। राजनीति में सामने वाले का फायदा नहीं होना चाहिए, आपका नुकसान भले हो जाए तब तो ठीक है, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे बीडीसी का चुनाव हो, या कोई भी चुनाव हो, या कहीं भी हो। आपका अगर कोई प्रतिद्वंदी है और आपके पास 100 रुपए हैं और आपके 10 रुपए गिरे, उसके पास भी 100 थे, तो अगर किसी और को चले गए तो आप 90 पे हैं, ठीक है, लेकिन उसको चले गए तो आप 110 और 20 हो गए, तो आपका काम खत्म हो सकता है। तो वोटर परसेंटेज से किसी भी पार्टी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण फिर मैं वही कहूंगा, मुलायम सिंह यादव वाला। भैया वोट एक भी कम नहीं हुए, आप देख लीजिए जाकर, 25.4 तब थे, 25.4 तब भी थे, 47 सीटें चली गई बेचारे की। तो 13% वोट बैंक संभावना है कि बीजेपी का वोट और परसेंटेज गिरेगा, क्योंकि वो बीजेपी पीक पे है। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये था कि जो मैंने बातचीत की लोगों से, कई जिलों के लोगों से, अच्छे लोगों से, जो भी मुझे अच्छे लगे मेरी नज़र में, तो मुझे ये पता लगा कि भाई इस कम्युनिटी के, उस कम्युनिटी के या ऐसे हालात है तो बीजेपी पीक पे है, मतलब बहुत टॉप अप पे है। तो वहाँ से बहुत ऊपर जाने की संभावना बचती भी नहीं है। बीजेपी भी जानती है, ये बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो भी जानता है कि यहाँ से ऊपर कितना जाएंगे। 403 तो कुल सीट ही है। तो
7% का उसका लगभग एक आंकड़ा है कि 6 से 7% वोट बैंक बीजेपी का गिरेगा। तो एंटी इनकम्बेंसी होती है और दूसरे इलेक्शंस में होती है। जब आप दोबारा जीत जाते हैं तो तीसरे चौथे चुनाव में आपको दिक्कत नहीं आती। चाहे वो गुजरात का उदाहरण देख ले, मध्य प्रदेश का देख ले, चाहे हम छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी का देख लें, दिल्ली में शीला दीक्षित का कार्यकाल देख लें, या इस समय जो है हम केजरीवाल का देख लें। दूसरा चुनाव आता है तो विरोध होता है। आप जब मुख्यमंत्री हैं आपका विरोध है, लेकिन दोबारा जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वो विरोध अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि 10 साल का एक समय जो होता है वो विपक्ष को इतनी बुरी तरीके से तोड़ देता है। तोड़ने का मतलब ये है कि कोई उनके साथ जाति नहीं होती है, क्योंकि जब आदमी का राजनीति में दो बार आप इलेक्शन हार जाएंगे, फिर ना आपके पास धन रहता है ना बल रहता है, और बाल भी सफेद हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कितने साल आप संघर्ष करेंगे? संघर्ष की एक मियाद होती है। तो फिलहाल मेरा यही कहना है कि आपसी सामंजस्य और आपसी भाईचारा बना के रखें, और ये क्लियर मान लें कि एग्जिट पोल 300 का मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। मैं अपना, चूंकि एक इतनी बात हुई तो फिर अभी आप में से कोई पूछेगा कि आपने अपना, तो भाई 300 तो मैं नहीं मान सकता। सीटें बीजेपी की कम होंगी, इसमें इफ या बट नहीं है, और वेव नहीं थी, इससे भी मैं इनकार नहीं करता हूं। सीटें कम होंगी, मेजॉरिटी से बीजेपी आ सकती है, क्योंकि वोट परसेंट गिरने का तो मैं पूरा गणित जानता हूं कि भैया वोट परसेंट गिरने का मैं इतना समझदार हूं, और मैंने इतना राजनीति को पढ़ा है, अध्ययन किया है, और बचपन से नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैंने शुरुआत की तो 2002, 2007, 2012 और 2017 के चारों इलेक्शंस को मैंने एनालाइज किया है, और मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं उन इलेक्शंस में था नहीं, घर पे बैठ करके स्टडी करके उसको जाना है। तो वोट परसेंट गिरेगा, सीटें गिरेंगी, इसकी कोई जरूरी नहीं है। वोट परसेंट बढ़ेगा, सीटें बढ़ेगी, ये भी जरूरी नहीं है कि आपको वोट परसेंट बढ़ा, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो ना एग्जिट पोल को बिल्कुल नहीं पता। मैं खंडन करता हूं एग्जिट पोल्स को। क्या पता भैया कि हमारे यहाँ निर्दलीय आशीष मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, 45 वोट उन्होंने काट लिए, पता था? ये एग्जिट पोल को बिल्कुल नहीं पता है। और वहां पर जब इलेक्शन हुए तो 45 वोट में आदमी जीत रहा है, तो अगर आशीष मौर्य न लड़ते, किसी को समर्थन करते, हो सकता है वो जीत जाता। तो ये बहुत सी चीजें होती है राजनीति में। जिन सीटों पे 4000, 3000, 2000 से परिणाम आने होते हैं, उन पे एग्जिट पोल फेल हो जाता है। ओपिनियन पोल नहीं, सिराथू पे धीरज भाई ने पूछा, सिराथू पे राय, इस पर सिराथू इतना बड़ा नेता लड़ रहा है, आप उस चीज को समझिए गंभीरता से। धीरज जी ने अभी जो पूछा है, सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य लड़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य वो नाम है जो 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे। पार्टी ने फैसला लिया कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्या हुआ वो मुझे नहीं पता इतना अंदर तक, लेकिन एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को छू करके आया हो, वो कम से कम इतना बड़ा कद है कि उसको, हालांकि हारने को इंदिरा हारी है, मैं फिर कह रहा हूं, हारने को तो इंदिरा हारी है, हारने को तो बहुत बड़े बड़े नाम हारे हैं इस देश में। पंडित जी हारे, अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 बार 3 बार इलेक्शन हारे, बलरामपुर में जाकर के हारे। तो हार जीत तो इतना पार्ट ऑफ, और केशव प्रसाद मौर्य जी पहले भी हार चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी की शुरुआत जब इन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था, प्रयागराज इलाहाबाद था उसमें पश्चिमी से, तो ये भी चुनाव हार गए थे, लेकिन संघर्ष बहुत किया इस व्यक्ति ने। इस चीज की मैं दाग दूंगा, इन्होंने जो संघर्ष किया है वो शायद ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने इतना संघर्ष किया हो। और इतने बड़े नेता को हराने के लिए जब बीएसपी एकदम पैदल हो जाए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीधी लड़ाई, और सीधी लड़ाई में इतने बड़े कद को डिफीट कर पाना काफी मुश्किल होता है। और अगर ऐसा करने में सक्षम होती पल्लवी जी, तो मैं समझता हूं कि द स्टार ऑफ द स्टेट, मतलब प्रदेश की सबसे बड़ी नेताओं में से एक माना जाएगा पल्लवी पटेल को। कि इसलिए नहीं कि केशव मौर्य को हराया, केशव मौर्य या किसी व्यक्ति को हराना नहीं, बहुत बड़ा कद है केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री को कुर्सी को छू करके लौटा हो, वो भी ऐसे दल में जो उस समय भारत का सबसे बड़ा दल रहा, और आज की डेट में जो उनके पास डाटा है उस हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। तो केशव प्रसाद मौर्य को हराना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। और लेकिन परिणाम तो भाई कभी भी कोई भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक चीज स्पष्ट है कि सीधी लड़ाई हुई, और सीधी लड़ाई जब होती है किसी भी पार्टी या किसी भी सीट पे, तो सीधी लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जनता में दो रहा है। एक तो ये मान के चला कि केशव जी इतने बड़े नेता हैं, सरकार बीजेपी की बने ना बने, केशव जी हमारे साथ रहेंगे तो हमें लाभ मिलेगा, केशव जी हमारे साथ रहेंगे, केशव जी इतना बड़ा फेस है कि एक ट्वीट पे उनके काम हो जाएगा। इतना तो पता था कि सरकार समाजवादी की भी बन जाए, तब भी केशव प्रसाद मौर्य अगर एक ट्वीट भी कर देते हैं किसी भी विषय को लेकर के, तो संज्ञान में लेना पड़ेगा अखिलेश को, ये तो सबको पता था। तो कुछ लोग तो बिल्कुल स्थापित एकदम खड़े हुए थे स्टैंड कि भाई हम तो केशव जी को जानते हैं, लोकल के लीडर है, और लोकल का मतलब ये है कि आज से लोकल नहीं है, यहीं पढ़े, यहीं बढ़े, यहीं सब कुछ हुआ, और पहला चुनाव भी यहीं से जीते अपने जीवन का। तो बहुत बड़े नेता थे। अच्छा, कुछ लोग ये होते हैं कि नहीं भाई हमें केशव को हराना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ केशव को हराना है। तो उनकी संख्या कितनी है? मुझे नहीं लगता है कि एंटी कन्वेंसी, जैसा कि आज एग्जिट पोल ने कल दिखाया कि एंटी कन्वेंसी नहीं है,
विरोधी लहर नहीं है। 300 सीटें बीजेपी जीत रही है, तो केशव प्रसाद मौर्य कैसे हार सकते हैं? अगर केशव प्रसाद मौर्य हार रहे हैं, सतीश महाना हार रहे हैं, बाबा हार रहे हैं, तो फिर 300 सीटें कैसे जीतेंगे आप? कैसे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर एग्जिट पोल की माने तो मैं तो कहता हूं कि कौशाम्बी की फिर तीनों सीटें जो है बीजेपी के खाते में जानी चाहिए, तभी 300 का आंकड़ा पहुंचेगा। क्योंकि अगर फिर 300 कैसे पहुंचेगा? समाजवादी पार्टी के कार्यालय से या वहां से जो भी जानकारियां प्राप्त हुई उनके हिसाब से उनका भी मानना यही है। मैं गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूं कि कल को आप पूछे कि सपा से आपने बात की थी या आप इसे बोले, उनका भी मानना यह है कि 2 सीटें तो हम जीत रहे हैं कौशाम्बी जिले में, 1 हम हार जाएंगे। अब 1 हम हार जाएंगे तो मैं तो यही मान रहा हूं कि भैया वो 1 आप यही वाली आ रही है, सिरातू वाली। बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा कद है, हरा पाना बहुत मुश्किल है। असंभव तो नहीं कह सकता हूँ, ये वर्ड होता ही नहीं राजनीति में, क्रिकेट में ये असंभव होता नहीं है। अनिश्चितताओं का खेल है, एक ओर से काम बनना है, एक ओर से बिगड़ना है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी ये मान के चल रही है कि उनके बहुत बड़े नेता और कौशाम्बी में बहुत बड़े राजनीतिक नेता रहे इंद्रजीत सरोज, नेता आज भी हैं, उनका और उनका मानना यह है कि हम पूजा पाल भी हमारे जो है चाल से जीत रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का अपना गणित है। सिराथू में टक्कर शब्द का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी कर रही है, और इतने बड़े नेता के साथ टक्कर लेना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और कुछ लोग तो नामांकन इसलिए कर देते हैं कि मैंने केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तो वो अपने आप में इसी में खुश होते हैं कि मैंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नामांकन किया था। बाकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ यही कहने का मेरा उद्देश्य था, आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए। आप लोग मेरे साथ जुड़े, मेरे बड़े भाई और मेरे परम सहयोगी ग्राम प्रधान श्रवण पटेल समाजसेवी जी, धीरज जी और संजोग करवड़िया जी हमारे बड़े भाई हैं, और विद्यालय चलाते हैं, आप शायद परिचित हैं करवड़िया परिवार के। ये जो है चश्मो चिराग हैं बड़े भाई संजोग करवड़िया जी, और धीरज जी मेरे भाई हैं, पंकज दुबे जी मेरे भाई हैं। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ कहना ये था कि राजनीति में फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता है। राजनीति जमीन की चीज़ है। राजनीति इनोवा कार में या फॉर्चूनर में बैठ करके करने वाली चीज़ है नहीं। आप कितने भी मजबूत व्यक्ति हो और कोई भी हो, राजनीति जमीन पे उतरेंगे तभी पता चलेगी। 300 लोगों का आंकड़ा लेकर के 7 लाख मतदाताओं की किस्मत का फैसला कोई एग्जिट पोल नहीं कर सकता है। 250 लोगों से पूछ करके कोई एग्जिट पोल ये नहीं कह सकता है कि ये होगा। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा 300 सीटों वाली बात तो भाई मुझे भी हजम नहीं हो रही, क्योंकि 300 सीटों, इतनी पीक पे आप 324 थे, फिर भी आप 350 रिटेन कर रहे हैं, सारी सीटें रिटेन कर रहे हैं एक तरीके से आप, और 15-20 सीटें अगर आप हार भी जाते हैं तो मैं तो समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से बसपा तो अपनी तरफ से उसने पूरा अपना बुरिया बिस्तर बंद कर लिया है, कांग्रेस ने भी समेट ही लिया है, तो सपा को भी समेटना पड़ेगा। भाई आपने मजबूर कर दिया समाजवादी पार्टी को घर जाने के लिए कि अगर आप 300 सीटें जीत रहे हैं लगातार 2 बार, बचता कुछ नहीं उत्तर प्रदेश में, जमीन खोल चुकी है फिर समाजवादी पार्टी। इसलिए मुझे लगता है कि एग्जिट पोल में परिवर्तन होगा, और एग्जिट पोल सही पूरा साबित तो नहीं होने वाला है। गलत तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि 260, 280 और 300 सीटें, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं कि इतनी बड़ी लहर, चूंकि उत्तर प्रदेश में लहर या सुनामी जैसे हालात इस बार दिखे नहीं, और अगर जमीन पे थे तो हो सकता है मुझे नहीं दिखे हो। मैं कुछ समाजवादियों के संपर्क में रहा हूँ या बसपा के नेताओं के संपर्क में रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं दिखे। लेकिन मेरा मानना ये है, फिर मेरा सिर्फ इतना कहना था कि वोट परसेंटेज घटने या बढ़ने से, सीटें घटने या बढ़ने का आप अनुमान नहीं लगा सकती हैं। और जिन लोगों को मेरी बात पे यकीन ना, वो जाकर के देख सकते हैं 2002 के विधानसभा चुनाव, जो आम असेंबली इंतखाबात हुए थे उत्तर प्रदेश में, उनमें 25.4% वोट मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को मिला था। 2007 में भी वोटा परसेंटेज 25.4 ही था। तो वोटा परसेंटेज ये डिसाइड नहीं करते, क्योंकि बागी उनके बहुत हो गए थे। फिर मैं एक बार आपको इशारा करता हूँ कि उस समय हुआ क्या। देखिए, बागी हो गए थे। अतीक अहमद जो सपा के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, बागी हो गए थे, टिकट अपना दल से लेकर के वो मैदान में कूद गए थे। शशि भूषण द्विवेदी जैसे 2012 में मैदान में कूद गए थे। तो ऐसा कहीं होता है। अच्छा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आई हैं कि भाजपा से बहुत लोग कूदे हैं, लेकिन हरदोई में एक पाठक जी कूदे हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका। उनके पास 15,000 10,000 वोट हर समय होते हैं, ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया है कि वो उनके जाने से बीजेपी की हार हो सकती है, चूंकि 20,000 वोट वो इधर उधर कर सकते हैं। तो ऐसे किन सीटों पे ये चीज़ें हुई है, वो बिल्कुल एग्जिट पोल इस चीज़ को नहीं जानता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भीतरघात या किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो निर्दलीय प्रत्याशी, उन पर कभी ध्यान नहीं जाता है। क्योंकि जब आप सर्वे करने के 250 लोगों से निकलते हो, 250 में कोई एक आदमी बोल दे अगर आपसे कौशाम्बी में कि अरविंद सिंह, तो एग्जिट पोल अरविंद सिंह कौन है, किस पार्टी से है? अच्छा, पार्टी का नाम मुझे भी नहीं याद है, मुझे लग रहा है कि वो लोकदल से हैं।
तो अरविंद सिंह का नाम अगर 250 लोगों में कोई एक आदमी ले ले तो क्या आपको लगता है कि वो लोकदल को एग्जिट पोल दिखाएगा कि लोकदल क्या अन्य के खाते में जाएगी वो सीट? नहीं, ऐसा नहीं है। 250 में वो सिर्फ 100 देख रहा है, 100 देख रहा है और 40 देख रहा है। उसको सिर्फ एक उसका मोटा मोटा होता है। 10 लोग भी अगर बोल देते ना यहाँ पर विधानसभा चुनाव में कि आशीष मौर्य विधायक बनेंगे तो वो नहीं लेते उसको। निर्दलीय यार, कहाँ होगा इसके पास वोट, इसके घर के लोग होंगे, इसके रिश्तेदार होंगे। ऐसा ही एग्जिट पोल होता है। तो क्या कर रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी और क्या कर रहे हैं छोटी पार्टियां? जैसे धनंजय सिंह एक प्रत्याशी है, आप सभी उस नाम से परिचित होंगे, बहुत बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश में, बाहुबली कहे जाते हैं, जौनपुर के हैं। तो धनंजय सिंह विधायक रह चुके हैं निर्दलीय, सभी जानते हैं। धनंजय सिंह इस बार जनता दल यूनाइटेड से लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव निशान तीर है। कहीं भी किसी भी एग्जिट पोल में यह नहीं दिखाया होगा कि धनंजय सिंह या जनता दल यूनाइटेड की भी कोई सीट आ सकती है। अब वहां के लोगों से पूछिए तो वो कह रहे हैं कि सीधी लड़ाई धनंजय सिंह और लकी यादव में। वहां पर सपा और जदयू लड़ रही है। लेकिन जब आप जमीन पे जाते हैं तो चूंकि बहुत बड़ा नाम है, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, केशव प्रसाद मौर्य जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, महंत जी का, तो लोग उन्हीं का नाम ले लेते हैं। तो वहां पर भी रिपोर्ट कार्ड में लिख लिया कि नहीं भाई ये भी सीट बीजेपी के है। तो बहुत सी ऐसी सीटें उत्तर प्रदेश में है जहां पर ना बीजेपी लड़ी नहीं रही है या सपा लड़ी नहीं रही है, बसपा और बीजेपी की लड़ाई है। ऐसी सीटें हैं, जैसे अब हम प्रतापगढ़ चले जाए, रामपुर खास, नागेंद्र जी वहां से लड़ रहे हैं, छोटे सरकार बीजेपी से। लेकिन अब पूछ लीजिए वहां पर तो बीजेपी के लोग तो भाई ये कहेंगे कि जीत रहे हैं। लेकिन हम और आप सभी जान रहे हैं कि प्रबोध तिवारी का वो क्षेत्र है, गढ़ है। गढ़ का मतलब ये नहीं है कि गुंडई है, दबंगई है, जो भी है, लेकिन जनता के लिए कुछ काम किया है। अब हम लोग कुंडा में जाकर के सर्वे करेंगे तो बीजेपी के लोग वहां मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बीजेपी के लोग नहीं, आरएसएस के लोग नहीं है, लेकिन हम आप सभी जानते हैं कि वहां का परिणाम क्या होने वाला है। अन्य के खाते में सीटें डाल दी गई। मैं फिर याद दिलाऊंगा, दुद्धी एक विधानसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, एकमात्र 2 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति की, जिनमें एक सीट है दुद्धी, सोनभद्र जिले की। दुद्धी में नाम बोल रहा हूं, महिला प्रत्याशी निर्दलीय विधायक हुआ करती थी, तो उस सीट में निर्दलीय विधायक रहा। विजय मिश्र चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, भदोही की ज्ञानपुर से, बहुत कमजोर प्रत्याशी नहीं है। हारेंगे भी तो कम से कम 20-25 हजार वोट समेट के लेके जाएंगे। तो पूरा मैंने एनालाइज नहीं किया 403 सीटों पे कहाँ कितने बड़े नेता छोटे मोटी पार्टियों से या निर्दलीय खड़े हैं। लेकिन एक चीज़ तो मैंने बिल्कुल ये देखी है कि एग्जिट पोल एक रूटीन, मतलब जैसे होता है कि जैसे धीरज जी पढ़ते हैं या तमाम लोग हैं जो शिक्षक हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, हम लोगों को एक वो होता है कि एक कॉलम दिया जाता है कि इसमें ये भरना है और इसमें ये भरना है, इसमें ये भरना है, और ये तो हमें पता, ये तो हमें पूछना ही नहीं है, तो हमें भरना ही नहीं है। तो उस टाइप से ही होता है जो भी एग्जिट पोल होता है, ओपिनियन पोल होता है। मैं ये कह रहा हूँ एग्जिट पोल गलत नहीं है, लेकिन मैं 300 को मुझे नहीं लगता है कि 300 बीजेपी जा रही है। अगर का मतलब बीजेपी की सरकार बन रही है तो 220, 235 और मैक्सिमम 240 तक हम सोच सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने काम किया है और बीजेपी पब्लिक के बीच रही है और 80-20 की बात हुई है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है। लेकिन कम से कम ये नहीं कहा जा सकता है कि 300, 350। अगर 300, 350 है तो फिर मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, 15 साल तक कोई पार्टी भैया यूपी में नहीं आने वाली। यूपी गुजरात बन गया है। नरेंद्र मोदी का गुजरात था और योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, शिवराज सिंह का मध्य प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश उस नगर पे चल चुका है। और अगर उत्तर प्रदेश में 275 सीटें भी बीजेपी को आती है तो गारंटी के साथ ये जान लीजिए कि 2024 में क्लियर माइंडेड के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार फिर से बनने वाली है। दिल्ली में कहीं इफ या बट नहीं है। इस चुनाव के और मायने हैं, सरकार फंस जाए। कई लोगों ने यह बताया कि त्रिशंकु विधानसभा पे आइए नजर डाल लेते हैं। त्रिशंकु विधानसभा को बचाने के लिए 73 सीटों पर राज्यसभा के उपचुनाव है। राज्यसभा जाने की ललक सभी के अंदर होती है। हर नेता जब हार जाता है या पार्टी की सेवा करता रहता है, केवल वो किसी चुनाव को नहीं लड़ता है या उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि मैं चुनाव को लड़ूं, तो उसके लिए ये होता है कि उसको सम्मान होता है कि राज्यसभा भेज दिया जाएगा। 73 सीटें खाली हो रही हैं देश में, उसमें से यूपी की बसपा की 3 सीटें खाली हो रही है, सिद्धार्थ अशोक की सीट खाली हो रही है, माननीय फतेह चंद मिश्रा जी की सीट भी खाली हो रही है जुलाई में। उसी के साथ राष्ट्रपति के चुनाव है। क्या बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, इनके पास बहुत बड़े बड़े प्रलोभन होते हैं, बहुत बड़े बड़ी चीज़ें होती हैं, और हम और आप उस पर ना डिस्कस कर सकते हैं, ना उस पर खुल करके कुछ कह सकते हैं, ना हमें खुल कर कोई जानकारी होती है इसी स्पष्ट। तो राज्यसभा चुनाव भी राउंड द कॉर्नर है, एकदम किनारे लगे हुए। जुलाई में राज्यसभा के चुनाव हैं, उसके साथ साथ राष्ट्रपति का चुनाव भी, महामहिम का चुनाव भी इस विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद होना है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, और कौन सा राजनीतिक दल किधर करवट बदलेगा, क्योंकि देखिए एक पॉलिटिकल बड़ी बड़ी पार्टियां टूटी हैं और यहाँ पर हर पार्टी घटक दल के साथ लड़ रही है। समाजवादी के साथ जयंत जी हैं, समाजवादी के साथ कमेरावादी कृष्णा पटेल जी हैं, समाजवादी के साथ
ओम प्रकाश राजभर है, समाजवादी के पास सुरेश सिंह चौहान है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी 2 घटक दल है, संजय निषाद जी का निषाद पार्टी है और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी का अपना दल है। तो घटक दल है और निषाद राज तो खैर भाजपा के सिंबल पे ही पूरी सीटें लड़ रहा है कि अनुप्रिया जी अपने सिंबल पर लड़ रही कप प्लेट पे। तो ये घटक दल है, कौन सा ऊंट किस तरफ करवट बदलेगा। अगर त्रिशंकु होती है तो सेंटर के साथ लोग जाना पसंद करते हैं या स्टेट के साथ जाना पसंद करते हैं, क्या होगा वो भूमिकाएं बहुत अलग है। लेकिन एक दिन का सिर्फ समय बचा है और मैं सिर्फ यही कहूंगा, सिर्फ मेरा इस पूरी लाइव आने के पीछे का कारण ये था कि मैं सिर्फ अपने साथियों और जो लोग राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं उनको सिर्फ इतना बताना था कि टेलीविजन पे जब हम कोई चीज देखते हैं तो वो बहुत सी चीजें हमसे छुपी रह जाती हैं। जैसे 7% वोट बैंक भाजपा का गिर रहा है तो आपने अनुमान लगा लिया कि 100 सीटें 150 सीटें कम हो जाएंगी। नहीं, जरूरी नहीं है। 7% गिरा है, 2 सीट बढ़ भी सकती है, 1 भी सीट नहीं गिरेगी। भाजपा सपा को वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, सीटें फिर भी हो सकता है ना बढ़े, या हो सकता है 4% वोट बैंक में सरकार इधर से उधर हो गई। 2007 के विधानसभा चुनाव में 4% ही सीटें इधर उधर, 4% में ही पूरा खेल हो गया। 4% सीटें बहन जी के हाथ से स्लिप होकर के 126 सीटें उनके हाथ से छूट गई। 4% वोट बैंक 126 सीटें लेकर के गया। सीधे कहते हैं कि वो वोट बैंक जाकर के शिफ्ट हुआ है बसपा की तरफ, सपा की तरफ, और समाजवादी पार्टी को 127 सीटें बढ़ गई। मतलब 126 गई, उनके 127 इनको प्लस हो गई। तो वोट परसेंटेज बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, बहुत बड़ा मायने हालांकि रखता है। अब 0 हो जाएगा तो फिर सीटें नहीं निकलेंगी, लेकिन इतना बड़ा मायने भी नहीं रखता है कि वोट परसेंट ही डिसाइड कर देगा कि नहीं भाई इनकी सरकार बननी तय है और इनकी सरकार बन जाएगी। तो वोट परसेंटेज एक अलग गणित है। चूंकि मेरे सहपाठी और मेरे सहयोगी भारत समाचार के वरिष्ठ पत्रकार नीलकमल मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि वोट परसेंट गिरने से सीटें गिरेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और वोट परसेंट बढ़ने से सीटें बढ़ेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन सिर्फ कहने का मतलब ये है कि मैं एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए, चूंकि एग्जिट पोल 7 लाख 3.5 लाख की जनसंख्या में मतदाताओं के बीच में सिर्फ 250 से 300 लोगों से मिल करके उनका ओपिनियन जानते हैं, और उस ओपिनियन में निर्दलीय प्रत्याशी, छोटी पार्टियों के प्रत्याशी का जिक्र वो काट देते हैं अपने पेन से, अपनी कलम से। ये वास्तविक सत्य है। तो निर्दलीय इंडिपेंडेंट जो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई नीलकमल जी, इंडिपेंडेंट प्रत्याशी क्या कर रहा है, छोटी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी पार्टी। जैसे हमारे यहाँ, मैं अपने सिराथू की बात करूं तो हमारे यहाँ एक बड़े संघर्षशील नेता है हमारे बीच के, कि उनका नाम है अजय सोनी जी। अजय सोनी जी ने अपना एक दल बनाया है, समर्थ किसान पार्टी। तो उनकी पार्टी है, दल है, उन्होंने एक प्रत्याशी को टिकट दिया है, शुक्ला जी हैं। तो हो सकता है कि 2000-2500 वोट वो काट ले। अब ये कैसे हम क्लियर करें किसका वोट काटा उन्होंने, क्योंकि अजय सोनी ने विद्युत समस्याओं को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर निश्चित रूप से काम किया है। सिराथू ब्लॉक क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। तो अब उनकी प्रतिष्ठा लगी होगी कि भैया 1000 वोट तो कम से कम चाहिए ना मेरी पार्टी को, तो वो 1000 वोट तो है। तो ऐसे तमाम निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं जो, अच्छा ऐसे प्रत्याशी भी होते हैं जो सिंगल वोट पाते हैं, डमी कैंडिडेट होते हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों पर, छोटी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों पर कभी भी एग्जिट पोल का कोई भी सर्वे नहीं जाता है। वो कितना बड़ा नुकसान किस पार्टी को पहुंचा सकता है, ये सिर्फ परिणाम बताते हैं। इसे प्रत्यक्षम केस परिणाम, परसों परिणाम आ रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि हम एग्जिट पोल को सही मान लें, और कोई आवश्यकता नहीं कि हम उसको गलत मान लें। मतगणना का आनंद लीजिए सुबह 8 बजे से और शाम को 4 बजे तक। प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा ये आप जान जाएंगे भली भांति। और फिर मेरा सिर्फ मानना यह है कि मैं 300 सीटों को, मैं पता नहीं, हालांकि मैं सपा का नेता नहीं हूं, ना मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। 300 सीटें आप जीत रहे हैं, और अरे एंटी कमेंसी थोड़ी सी तो विरोधी लहर रही होगी, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आप 325 से फिर 300 आ रहे हैं। तो मुझे ये तो खैर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सिर्फ मेरा इतना ही कहना था कि वोट परसेंट जरूरी नहीं है कि बढ़ेगा तो आपकी सीटें बढ़ेगी, घटेगा तो आपकी सीटें बढ़ेंगी। और फिर वही उदाहरण दूंगा मुलायम सिंह यादव जी का, कि 25.4% उनके पास वोट बैंक था, और 25.4% दूसरे चुनाव में वोट बैंक एक भी नहीं गिरा, सीटें 47 चली गई हाथ से। 4% वोट बैंक गिरता है और बहन जी की 126 सीटें चली जाती हैं। वही 4% अखिलेश को मिल जाता है, 127 सीटें आ जाती हैं। भाजपा को 24% वोट बैंक बढ़ता है, 265 सीटें बढ़ जाती है। तो वोट परसेंटेज चूंकि जब सीधी लड़ाई होगी तो उसमें एक अलग होता है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय चुनाव हुआ है 2007 तक, पूरी तरीके से सपा बसपा का होता था। पिछले चुनाव में बसपा पूरी मजबूती के साथ लड़ी,
सीटें उसको 19 मिली, जबकि उसके साथ एक तरीके से देखा जाए वोटर परसेंट को देखे तो अन्याय हुआ, उसको 19 सीटें मिली। इस बार कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो द एंड की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा है नील कमल भाई ने, यूपी जनता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। परसों सबके सामने सब कुछ आ जाएगा। कहना सिर्फ ये है कि वोट परसेंटेज तो भारतीय जनता पार्टी का गिरा है, ये चाणक्य ने भी माना है और ये सभी मान रहे हैं। और मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि कम से कम 7 से 8% वोट बैंक बीजेपी का गिरेगा इस चुनाव के बाद। तो 7% वोट बैंक अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुझे याद है 1 वोट से सरकार गिरी थी। बिल्कुल सही कहा है नील कमल जी, और उन्होंने जो है उसको छुआ नहीं था। लेकिन आज राजनीति में वो दिन रह नहीं गए हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसी राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं है, और शायद उनको आज की राजनीति में लोग गलत कहते हैं कि सरकार बनानी चाहिए थी, ऐसा लोगों का कहना है। तो सिद्धांत तो बहुत बड़ी चीज अब रह नहीं गई है राजनीति में, ये आप भी उस चीज को जान रहे हैं चूंकि आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो सिद्धांत तो बहुत अलग का विषय है, यहाँ पर तो सत्ता हमें बनानी है, सच्चा हमें बचानी है, उस पर ध्यान देना है। और मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, और आंकड़े ये कहते हैं कि वोट परसेंटेज बहुत बड़ा फर्क नहीं देते हैं, क्योंकि कई सीटों पर 500, 1000, 2000, 2500 और 3000 के इलेक्शंस होते हैं, तो उन पर भी ध्यान देना है। और एक बात, जब जब वोट कम हुई है तब तब बदलाव निश्चित है, ये बात भी आपकी बहुत शानदार कही है नील कमल भाई ने। नहीं, आपका बिल्कुल हिसाब बिल्कुल सही है, और सबके अपने अपने कयास होते हैं। अच्छा, मेरा तो सिर्फ यही कयास है कि भैया वोट बढ़ेगा तो सीट बढ़ेगी इसकी गारंटी मत लीजिए, वोट गिरेगा सीट गिरेगी इसकी गारंटी मत लीजिए, और वोट नहीं घटेगा आप वहीं बैठे रहेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। क्योंकि तमाम ऐसे नेता हैं जो 1.5 लाख वोटों से जीतने वाले, वो वोट परसेंटेज आपकी पार्टी का बढ़ा देंगे। तमाम ऐसे नेता हैं जो 2000 से हारने वाले हैं, तो ना वोट परसेंट घटेगा ना वोट परसेंट बढ़ेगा, वो बेचारा हार के घर बैठ जाएगा। देखते हैं निर्दलियों ने और छोटे राजनीतिक दलों ने, मेरी ये बात याद रखिएगा मेरे जो भी साथी हैं, कि मैं फिर कह रहा हूं कि छोटे प्रत्याशियों ने और निर्दलीय और छोटे दलों ने कितना बड़ा कहां किस पास खेल किया है। क्योंकि नेक टू नेक कॉन्टेस्ट है सपा और भाजपा के बीच में, ये हर एग्जिट पोल ने माना है, सबने माना। चूंकि बसपा का 7% वोट बैंक गिरा है, ऐसा कल दिखा रहा था, मैं किसी चैनल पे देख रहा था कि बीएसपी का वोट परसेंटेज जो है वो बहुत बुरी तरीके से 7-8% पूरा गिरा है। अब 7-8% पे अगर हम जाएं, रवि किशन शुक्ला जी जो सांसद हैं गोरखपुर के, और भाजपा नेताओं से पूछे तो उनका कहना है कि जो भी वोट बैंक गिरता है वो सीधी सी बात है, लाभार्थी वर्ग है, अनाज मिला है, आवास मिला है, और उसको मूलभूत सुविधाओं से हमने जोड़ा है, तो वो 7% हमारे साथ है। और अगर 7% गेन कर रहा है सीधे बसपा का स्विच करके, तो ये 7% का फायदा हुआ, तो ये तो 100 सीटें बढ़ सकती है। तो आश्चर्य भी नहीं होगा 325 से, लेकिन 425 तो है नहीं सीटें, तो कहीं ना कहीं 7% इनको गिरा है। अच्छा, बीएसपी का कहना है कि जो दलित है उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, और बीएसपी का जो दलित वोटर है वो हमारे तरफ आया है, उनकी तरफ 7% जा रहा है, 100 सीटें उनकी बढ़ रही, 150 वो पहुंच रहे हैं। अच्छा, मेरा मानना कम से कम ये है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया है उत्तर प्रदेश में, वो 100 सीटों वाला तो नहीं लगता है कि अखिलेश यादव 100 सीटों पर सिमट के रह जाएंगे। मुझे, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है, पूरी ताकत और पूरा उत्साह दिखाया, 150 तो उनके बनते हैं, मतलब उनके हक के हैं। जैसे होता नहीं कि मजदूर की मजदूरी, 150 सीटें तो भाई उनके हक की हैं, उनको 150 दो, और 10 सीटें बसपा को दो, 10 कांग्रेस को दो, और 5 सीटें औरों को दे दो, तो 150 उनको 175। तो बीजेपी वाले लेना है तो भैया 228 सीटें ले लीजिए, 225 सीटें ले लीजिए, जीने दीजिए, विपक्ष को रहने दीजिए। 300 साढ़े 300 आप ही ले लेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति कौन करेगा। हमारे बीच के जो साथी है, तमाम नेता हैं, बेचारे भाई बंधु है, विधायक बनने के ख्वाब देख रहे हैं, भाजपा तो ख्वाब ही नहीं पूरा होने देगी ऐसे में। तो जैसे कि अखिलेश यादव के बारे में कहा जा रहा है कि कराल से वो हार जाएंगे, तमाम कयास है। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, और मैंने वहाँ पर जिन लोगों से बातचीत की है, मैनपुरी में मेरे जानने वाले साथी है, उनका कहना यह है कि कराल से अखिलेश यादव 1 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। ये उनका मानना है कि जैसे कि हम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, हमारे यहाँ बड़े नेता हैं, तो जो बड़े नेता होते हैं, अच्छा केशव जी तो मान लीजिए कि 10 वर्षों से राजनीति में पूरा बड़ा नाम बने हैं, लेकिन अखिलेश यादव के तो पिताजी बहुत लंबे समय से अरसा गुजर गया, 35-40 साल पुराने आधार स्तंभ रहे, तो इसलिए हर क्षेत्र का एक होता है। लेकिन हारने को इंदिरा जी हारी हैं, हारने को अटल जी हारे हैं, हारने को सब हारे हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी हार गए अमेठी पिछले चुनाव में, तो हारने को तो कोई भी हार सकता है, लेकिन जनता हाराएगी, जनता जिताएगी। और मेरा मानना यह है कि सिराथू में समाजवादी पार्टी का भी लगभग यही मानना है कि सिराथू में टक्कर है, और टक्कर
मेरी शुभकामनाएं हैं सभी मेरे साथियों को। और आज मेरे साथ आप जुड़े और बहुत लंबे समय के बाद मेरा भी आज मन किया, क्योंकि मैं एग्जिट पोल को लेकर के देख रहा हूं तहसील हो कहीं भी जाइए सीधे एग्जिट पोल की ही चर्चा हो रही है। हर व्यक्ति सिर्फ एग्जिट पोल पे ही बातचीत कर रहा है। एग्जिट पोल पर ही लोगों को कहना है कि एग्जिट पोल चोरी होता है, पैसा देकर के खरीदा होता है। पैसा देकर के नहीं खरीदा होता, ये हमारे आपका जो बीच में यह भ्रम है। कोई भी कंपनी है या कोई भी लोग हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी उनको पैसा नहीं देती कि आप ये लीजिए और ये दिखा दीजिएगा। उनका एक आंकड़ा है भाई, 250 लोगों से मिलेंगे। जब वो सिरातू में 250 लोगों से मिलेंगे और उनको 250 लोगों में से केशव जी का तो सभी लोग सम्मान करते हैं, जो उनको वोट नहीं दिए होंगे वो भी उनका सम्मान करते हैं। तो वैसे में अगर 150-200 लोगों ने कह दिया तो वो तो बीजेपी के खाते में चली गई। चायल में चले गए हम, वहां पर पूजा पाल जी नई नेता है चायल के लिए, नागेंद्र पटेल भी नए नेता है चायल के लिए, अतुल द्विवेदी भी नए नेता है चायल के लिए। चायल का तो अलग ही इतिहास है, वहां पर तो सारे नेता नए नए आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। उनको किसी का भी चायल में किसी की कोई जमीन नहीं। अतुल जी तो राजनीति में पहली बार नाम आया है अतुल द्विवेदी जी का। अनिल केसरवानी व्यापारी नेता है, तो वहां पर अगर आप मनौरी बाजार में निकल गए होंगे या भरवारी में निकल गए होगा सर्वे वाला, तो उसको 10 लोग मिल गए होंगे अनिल जी के। तो अब उसने उसको काउंट किया है कि नहीं किया? काउंट करता जनसत्ता दल की 5-7 सीटें दिखा रहे होते। गौरीगंज में जनसत्ता दल का अच्छा मतदान है, और यहाँ पर जो है चायल में कहना है कि अच्छा मतदान हुआ जनसत्ता दल को। बाबागंज कुंडा उनका गढ़ है। उसके अलावा उन्होंने जो प्रयागराज में एक जायसवाल जी लड़ रहे, सीट याद नहीं है मुझे, उनका भी अच्छा वहां पर है। तो ऐसे में तो 5-7 सीटें जनसत्ता दल को भी दिखाई जा सकती है। लेकिन क्या सर्वेयर ने इस चीज को नोटिस किया? सर्वेयर सिर्फ नोटिस कर रहा था सपा और बीजेपी। सर्वेयर सपा बीजेपी को नोटिस कर रहा था, और बहुजन समाज पार्टी का मतदाता तो भाई गाँव में होता है। और गाँव में देखिए एकदम ईमानदारी से बताता हूँ, सड़कें नहीं है। चमंदा वगैरह तमाम ऐसे गांव में मेरे साथी बताते हैं कि वो सड़कें नहीं, कहाँ घुसेगा वो अपनी इनोवा लेकर के? भाई सर्वेयर क्यों जाएगा आपके गांव में? उसको 2-1 गांव घूम लिए हाईवे के किनारे वाले, मेन रोड जो रोड अच्छी लिखी वहां घुस गया, वहां देख लिया। उस तो सपा बसपा का दिखाया गया है। और बीएसपी अगर 10 सीटों पर सिमट रही है तो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति खत्म है। अब तो राज्यसभा भी नहीं जा पाएगी, ना सिद्धार्थ जी, ना मिश्रा जी और ना बहन जी। तो अलविदा लेता हूं। मैं भी काफी लंबे समय आज बैठा रहा और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप साथियों ने और आप मेरे भाइयों ने मेरा थोड़ा सा उत्साह बढ़ाया, मेरे साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक ही बात कि 10 तारीख को इंतजार करते हैं, बाबा आएंगे, योगी आएंगे, 2 में से एक आएगा, ये तो तय है। क्योंकि बहन जी का काम एग्जिट पोल नहीं है, सभी जान रहे हैं कि इस बार कम से कम बहन जी का कोई नहीं है। लेकिन फिर एक बात कह देता हूँ कि भैया एक वोट पे मोरारजी देसाई बन गए थे प्रधानमंत्री, बात तो वापस न लेनी पड़ेगी। बहन जी बन गई, त्रिशंकु हो गया, उन्होंने शर्त रख दी कि नहीं मैं बनूंगी सीएम, आप लोग समर्थन दीजिए। अखिलेश ने समर्थन दे दिया, भाजपा ने समर्थन दे दिया, सीएम बन गई। तो राजनीति में तो कुछ भी संभव है। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है कि क्लियर माइंडेड भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल दे रहा है। मैं ये मानता हूं कि 225 सीटें अधिकतम भारतीय जनता पार्टी को 225 से 230 सीटें मिल सकती हैं, और अखिलेश यादव 150 से कम नहीं रहेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, जो मैंने लोगों से बातचीत की है कई जनपदों में। मेरे जो साथी रहे हैं, पुराने पत्रकार मित्र रहे, मैंने उनसे बातचीत की तो उसका एक ही निचोड़ निकला है कि 150 से सीटें कम अखिलेश यादव की नहीं रहेंगी, और बीजेपी 250 का जो लैंडमार्क है वो टच नहीं कर पाएगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, सभी एग्जिट पोल का मानना है, 1-2 एग्जिट पोल टीवी लाइव को छोड़ दे तो सभी का मानना यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जो है इस बार नहीं बन रही है। लेकिन एग्जिट पोल 250 से 300 लोगों का लिया हुआ एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा अनुमान है। जो सही होगा उसकी प्रामाणिकता बिल्कुल नहीं है, इसकी विश्वसनीयता है। क्योंकि हम सम्मान करते हैं उन सभी लोगों का जो रात रात भर दिन भर जाकर सड़कों पर जाकर के लोगों से मिले और पत्रकारिता की है उन्होंने, और जो सर्वेयर है उनका सम्मान करते हैं। इसलिए ये नहीं कहूँगा कि कोई उसकी विश्वसनीयता नहीं है, लेकिन ये खुद जानते हैं, वो स्वयं जानते हैं कि हमने 250 लोगों से मिल करके और विधानसभा का फैसला किया है। इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा गंभीर होना भी नहीं बनता है और बहुत ज़्यादा चिंतित होने की बात भी नहीं है। 10 तारीख को आइए मैदान में देखते हैं कि बाबा फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के 35 साल पुराना इतिहास दोहराते हैं। दोबारा बीजेपी सत्ता में आती है, एनडीए सत्ता में आता है, या अखिलेश यादव इन सारे कयासों को चकनाचूर करते हुए एग्जिट पोल पे अपनी साइकिल चढ़ाते हुए 202 का वो जादुई आंकड़ा छू पाते हैं। तो आइए देखते हैं। लेकिन फिर एक बार कि परसेंटेज ये क्लियर नहीं करता है सीटें बढ़ेंगी या घटेगी। मुझको दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े। प्रणाम, धन्यवाद, आभार।